हेलो फ्रेंड्स, बाय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज के लेक्चर में जो है हम लोग 2014 में जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल पर, और उनमें जो बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग लाइक करते हुए आइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था, जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस क्या है? एक प्रकार का फीवर है। और जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो है ये मच्छरों के काटने से होता है, क्योंकि जो मच्छर काटता है मच्छर जो है फ्लेवी वायरस से संक्रमित होते हैं। कौन सा वायरस? फ्लेवी वायरस, ठीक है। फ्लेवी वायरस से संक्रमित होते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वायरस यानी कि विषाणु से, विषाणु इसका कारक हो सकता है जापानी एन्सेफ्लाइटिस का, ठीक है। क्योंकि जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो है वो मच्छरों के काटने से होता है, और जो मच्छर काटते हैं प्राय वो मच्छर जो है फ्लेवी वायरस से संक्रमित होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का संक्रमित फीवर नहीं मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये पर्सनल उस व्यक्ति के शरीर में होता है। संक्रमित बीमारी वही होती है जो आप उनके कांटेक्ट में जाते हैं तो आपको भी हो जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है, लेकिन जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो है वो संक्रमित बीमारी नहीं है, ठीक है। और ये होता किस चीज़ से है? तो वायरस यानी कि विषाणु से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2014 में, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चंस जो है ये पूर्णतः गलत माना जाएगा, क्योंकि ए बी को जो है सर्वदात्रिक रक्तदाता ने सर्वग्रही बोला जाता है, ठीक है। सर्वग्रही बोला जाता है, ठीक है। ये ए बी ब्लड ग्रुप जो है किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप से लिया जा सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप, जैसे कि ए बी कोई व्यक्ति है उनका ब्लड लॉसेस हो गया है तो उनको ब्लड की ज़रूरत है, तो किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति ए बी वाले पेशेंट को ब्लड अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है सर्वग्रही। और जो देते हैं, ठीक है, एक ओ ब्लड ग्रुप है जिसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, वो किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत था जो कि पूछा गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा किसका ग्राफ बनता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईसीजी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान में आ गया होगा, तो फुल फॉर्म भी और जो उसका नाम होता है स्पेशल उनको जरूर याद रखिएगा। ईसीजी का काम क्या होता है? ईसीजी टेस्ट होती है एक प्रकार की, ठीक है, जिसके चेस्ट का जो होता है, हार्ट का इलेक्ट्रिक सिग्नल पता किया जाता है जो हार्ट बीट के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ईसीजी टेस्ट में कुल 12 सेंसर्स लगाए जाते हैं चेस्ट पर, स्किन, चेस्ट के स्किन पर लगाया जाता है, ठीक है। चीर फाड़ नहीं किया जाता, बस ऊपर से फिजिकली लगाया जाता है। बहुत ही नॉर्मल टेस्ट होता है, ठीक। 12 सेंसर्स होते हैं उनमें लगाया जाता है। जिसके बाद जो हार्ट का, जो हार्ट के बारे में एसए नोड और एवी नोड जानते होंगे आप लोग, हार्ट में वो जो होती है एक प्रकार के कंपन उत्पन्न करती है। उसके बाद जो है हार्ट में लव और डब दो साउंड उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वो जो एसए नोड और एवी नोड के द्वारा जो हार्टबीट उत्पन्न होता है वही ईसीजी के द्वारा काउंट किया जाता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोसेस, ठीक है, या ईसीजी। तो ये क्या करता है? हार्टबीट के सिग्नल को मापता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय विस्पंदनों की गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूखा व्यक्ति शरीर के किस संचित पदार्थों का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति, खास ध्यान दीजिएगा, भूखा व्यक्ति मतलब एक टाइम का वो भोजन नहीं किया है, ठीक है, या किसी टाइम का भोजन वो नहीं किया है। और उपवास में रहने वाले व्यक्ति, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। उपवास में रहने वाले व्यक्ति कम से कम 12 घंटा भूखे रहेंगे या 24 घंटा भूखे रह सकते हैं, उससे आगे भी रह सकते हैं। लेकिन भूखा व्यक्ति मतलब किसी एक टाइम का उन्होंने खाना नहीं खाया। इस समय में क्या होगा, उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, तो ग्लूकोज जो है वो उनके शरीर में नहीं बने पाएगा। प्रोटीन तो तुरंत सिंथेसाइज होने वाला है नहीं। वसा तो उपवास के दौरान वसा का होता है, तो ये तीनों के तीनों नहीं होगा, ग्लाइकोजेन होगा। अब ग्लाइकोजेन होता क्या है ये जानिए।
ग्लाइकोजेन जो है ग्लूकोज का एक मल्टीपल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। मल्टीपल पॉलीसेकेराइड मतलब ग्लूकोज जो है जमा रहता है पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में जा करके, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेन बोलते हैं। ग्लाइकोजेन जो है मनुष्य एवं जानवर बैक्टीरिया में भी होती है, ऊर्जा भंडारण का एक फंक्शन करता है, ठीक है। ग्लाइकोजेन का काम ही होता है ऊर्जा भंडारण करना, जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की अनुपस्थिति में अपना योगदान देते हैं, अर्थात ऊर्जा देते हैं पूरे शरीर को। समझ गए इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। अधिकांश कीट जो है किस प्रकार श्वसन करते हैं, बता सकते हैं? अच्छा, इसका आंसर बताएं कि नहीं? हाँ बता दिए हैं। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। देखिए इंसेक्ट में जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप का जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जिसे ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं। ट्रेकिया के द्वारा जो होती हैं अधिकांश कीट यानी कि इंसेक्ट जो है अपना श्वसन करते हैं, जिसको हिंदी में वातक तंत्र हम बोल सकते हैं। और खास ध्यान दीजिएगा कि इंसेक्ट में जो होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। यहाँ पर एंजाइम के बारे में पूछा गया है। पेप्सिन तो भोजन प्रोटीन को किस चीज़ में बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है, तो पेप्सिन होगा नहीं, रेनिन होगा, ठीक है। रेनिन निकलता कहाँ से है, बता सकते हैं? अमाशय में। आप लोगों को पता होगा कि अमाशय में जो होती है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिसको जठर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है? HCl रहता है, पेप्सिन रहता है, ठीक, पेप्सिन, और क्या क्या रहता है? रेनिन, ठीक है, रेनिन। तो याद रखिएगा यही रेनिन है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है और निकलता कहाँ से है? तो जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए इससे संबंधित। एक वर्ण पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णता के लक्षण उत्पन्न होंगे अगर एक, वर्णता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। अगर एक मेल जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हो वो नॉर्मल फीमेल से शादी करता है, तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान जो होंगे वो कितने % कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होंगे? या सिर्फ पुत्र जो होगा उनका संतान उनमें ही होगा या पुत्री में ही होगा, ये आपसे पूछा गया। जब हम जेनेटिक्स का क्लास ले रहे थे पैरामेडिकल 2021 के लिए, तब वहाँ पर आपको मैंने करके बताया था F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन का, सबका मैंने बताया था आप लोगों को कर करके, ठीक है। और 2020 में जो है हम जो है सभी स्टूडेंट को याद करवा दिए थे। तो 2020 में तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, ये क्वेश्चंस 2014 के हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा बता के समझाते हुए आपको सब कुछ क्लियर करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि कलर ब्लाइंडनेस में जो है क्या होती है, लाल और हरा रंग में जो है विभेदन नहीं कर पाते हैं कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट, ठीक है। चलिए मेल और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या क्या होता है हम बता चुके जेनेटिक्स क्लास में। मेल का क्या होता है? X और Y होती है। फीमेल का क्या होता है? XX होता है, ठीक है, XX होता है। तो यहाँ पर जो है मेल में ना प्रॉब्लम है, वर्णता जो है कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस का हम C दे दें मेल पर, ठीक है, इंडिकेट कर दें जिससे हमें पता चलेगा कि ये मेल वाला है, ठीक ना। अगर हीमोफीलिया रहता है तो हीमोफीलिया में H दिया जाता है और कलर ब्लाइंडनेस में C दिया जाता है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अब इनका क्रॉस करते हैं। क्रॉस करवाने के लिए आपको बता चुके हैं ना कैसे क्रॉस करवाना है, इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इस Y वाले का इस X के साथ, फिर अब इधर से भी क्रॉस होगा इस X का इस Y के साथ, ठीक है, इसका इसके साथ। तो चलिए क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पर इस X का इस X से क्या हो जाएगा? नॉर्मल X हो जाएगा, दो नॉर्मल X हो जाएगा। और यहाँ पर जो है
Y जो है वो क्या है, डिफेक्टिव जीन है, और यहाँ पर X नॉर्मल जीन है, तो X और डिफेक्टिव Y। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल X है और यहाँ पर डिफेक्टिव नहीं, इससे तो X का है ना, तो दोनों नॉर्मल नॉर्मल X हो जाएगा। फिर इस X का जो है यहाँ पर डिफेक्टिव Y से है, तो क्या हो जाएगा, X और डिफेक्टिव Y। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XY पर ही सिर्फ डिफेक्टिव आया, और X और Y जिसमें सेक्स क्रोमोसोम जो है XY रहता है तो उसको मेल माना जाता है। ठीक है, मेल होता है वो। तो आप कह सकते हैं कि एक कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति की शादी अगर नॉर्मल महिला से होती है, ठीक है, जिसको किसी प्रकार की रोग नहीं हो, अगर उससे शादी होती है तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगा तो उनमें सिर्फ पुत्रों में, सिर्फ और सिर्फ पुत्रों में ही ये रोग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स लिंकेज डिजीज है, सॉरी वाई लिंकेज डिजीज है। एक्स लिंकेज डिजीज रहता तो मेल फीमेल दोनों में होता। ठीक है, इनके जो संतान उत्पन्न हुए पुत्र एवं पुत्री दोनों में ये बीमारी होता, लेकिन ये बीमारी जो है ये वाई लिंकेज पे हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष में दिख रहा है, वाई लिंकेज पे हुआ है, तो केवल और केवल पुत्रों में ही आएगा F1 जनरेशन में। तो यहाँ पर ए नंबर को आप टिक कीजिएगा कि केवल पुत्रों में। ठीक है, समझ में आया सबको ये क्वेश्चंस? इसको आप जो है देख सकते हैं, जेनेटिक्स वाला लेक्चर जो भी होगा मेरा, वहाँ पर आप जाकर के देखिएगा तो बहुत अच्छे से हीमोफीलिया में कैसे क्रॉस करवाना है, कलर ब्लाइंडनेस में कैसे क्रॉस करवाना है, सब बता चुके हैं जेनेटिक्स में। अभी तो बायोलॉजी में न्यूट्रिशन चल रहा है 2021 वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग भी क्लास कर सकते हैं। मॉर्निंग 10 बजे लाइव क्लास होती है यूट्यूब पर ही, तो जो भी स्टूडेंट 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर क्लास कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, मानव के रुधिर में लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका क्या बोलते हैं, RBC, ठीक है, का जीवन काल होता है। RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, सबको पता होगी। ये सारे क्वेश्चंस 2014 तक पूछे गए थे, 15 तक। 2020 में जो है ना अचानक से यू टर्न मार दिया गया है बोर्ड की तरह, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है पिछले पैटर्न पर उन्होंने अपनी तैयारी की थी, लेकिन एग्ज़ाम में यू टर्न लेने के बाद जो है बहुत को निराशा हाथ लगी। पर कोई बात नहीं, इस बार आपके साथ मौका है, आपके हाथों में सब कुछ है। आप पुराने पैटर्न को भी ध्यान में रखिएगा और नए पैटर्न के द्वारा भी तैयारी कीजिएगा, जरूर रिजल्ट होगी। और यहाँ से एक होमवर्क देते जा रहे हैं आप लोगों को, आप WBC का जो है जीवन काल बताइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है। हरित लवक में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहले ये बात जानिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन जानते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। ठीक है, 78%। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक NO3 जिसको नाइट्रेट बोलते हैं, NO2 के रूप में जो है परिवर्तित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये किसके द्वारा प्रतीत किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को याद होगा या पढ़े होंगे कि लेग्यूमिनस फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के जो भी पौधे होते हैं वो दलहन पौधे होते हैं अक्सर। ठीक है, लेग्यूमिनस फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं उनके जड़ में एक गांठ होती है जिसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन, वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदलते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया को करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के पौधे के जड़ में होती है वह बैक्टीरिया, तो सभी दलहन पौधे में। तो यहाँ पर C नंबर में आप देख सकते हैं चना, दलहन इत्यादि दिया हुआ है। तो इन्हीं कुल के पौधे के जड़ों में गांठ होती है जहाँ पर साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो समझ गए सारे क्वेश्चंस।
जो भी क्वेश्चंस 2014 में आप लोगों से पूछा गया था, क्या आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आई? अब अगर ये क्वेश्चंस दोबारा आप लोगों से रिपीट किया जाए तो बन जाएगा ना? बताइए, बन जाएगा ना? बिल्कुल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी तो क्लास जो है मॉर्निंग 10 बजे हो रही है। फिर जो है जूम पर सोच रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जूम पर क्लास लेने के लिए। तो जूम पर जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे तो उनमें जो है लिमिटेशन होती है कि मैक्सिमम 100 स्टूडेंट ही जुड़ेंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे। और लेक्चर्स का जो टाइमिंग होता है वो 45 मिनट का होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 मिनट का हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 100 स्टूडेंट ही जुड़ते हैं। और जब जूम पर होगी तो केवल पेड वाले स्टूडेंट के लिए होगी, तो अदर स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो है थोड़ा 2-4 दिन सोच रहे हैं कि क्या कैसे किया जाए। ठीक है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगर जूम पे होगी तो ओनली पेड वाले स्टूडेंट के लिए क्लास होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।